हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ स्ट्रेंज इंसिडेंट का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। कल गाइस नेटवर्क इशू होने की वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन नेटवर्क इश्यूज़ आ रहे थे और मैं अपडेट नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से मेरा सारा नेट भी ख़त्म हो गया। तो चलिए आज इसके पार्ट को हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपने प्रीवियस पार्ट में देखा कि यहाँ पर वेवोशन के ही अपार्टमेंट्स में ये लोग रहने के लिए आ गए थे। वेवोशन का अपार्टमेंट लवांगची के अपार्टमेंट के बिल्कुल पास में था और यहाँ पर उनके अपार्टमेंट की जो कीज़ थी वो 3 जनों को मिली हुई थी, शिचन, वांगची और वेवोशन को। वेवोशन चाहता था कि वांगची उसके पास रहे और वांगची का ब्रदर जो कि प्रेग्नेंट है उसे भी वो लोग चाहते थे कि वो बहुत अच्छी जगह पे रहे, क्योंकि इन लोगों का जो प्रीवियस घर था वो रहने लायक बिल्कुल भी नहीं था। वो एक चौल से भी बहुत गंदा था। वहाँ पर पूरी की पूरी पपड़ियाँ उखड़ी पड़ी थी, अच्छी से सफ़ेदी भी नहीं थी, पूरा घर तहस नहस था। और इन्होंने कम से कम सेकेंड हैंड भी नहीं, थर्ड हैंड लिए हुए फर्नीचर को ये लोग यूज़ कर रहे थे, जो कि बहुत पुराना बाबा आदम ज़माने का था। वांगची इस घर को देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गया था, उसका भाई भी, क्योंकि यहाँ पर 3 BHK था ये वाले, जिसमें से एक पर्सनल रूम वांगची विद अटैच वॉशरूम और बालकनी। यहाँ पर उसके भाई के लिए भी एक पर्सनल रूम था विद अटैच वॉशरूम एंड बालकनी, और यहाँ पर थर्ड रूम था गेस्ट रूम। उसके अलावा एक बहुत बड़ा हॉल दिया गया था जिसे ये लोग ड्राइंग रूम प्लस डाइनिंग रूम के साथ यूज़ किया कर सकते हैं। और एक किचन दी गई थी जो कि पूरी मॉड्यूलर किचन थी, जिसमें इन लोगों को माइक्रोवेव, ओवन और छोटा सा फ्रिज और उसके साथ साथ यहाँ पर इंडक्शन सिस्टम, गैस पाइपलाइन, सब चीज़ें अवेलेबल थी, जो कि इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इनका प्रीवियस घर बहुत पुराने ज़माने का था, बहुत अलग था, अनहाइजीनिक था और यहाँ पर बहुत साफ़ सफाई थी। यहाँ पर बड़ी बड़ी अलमीरा बनी हुई थी जिनके अंदर, कबर्ड्स के अंदर ये लोग अपने हर तरीके के कपड़े रख सकते थे। शूज़ के लिए अलग से चीज़ें बनी हुई थी, बाहर अंदर के शूज़ के लिए पहले ही चीज़ें बनी हुई थी, अलमीरा बनी हुई थी, रखने का सामान था। और अंदर घुसते ही, अगर आप ठंड में घुस रहे हैं तो आप अंदर घुसते ही अपने कोट वगैरह रख सकते थे। पूरा का यहाँ पर सेंट्रलाइज एसी था और यहाँ पर घर में घुसते ही सारी वार्म रखने की, घर को सारी सहूलियतें अवेलेबल थी। विंग ने उन्हें एकदम पोर्श इलाके का पोर्श अपार्टमेंट एक तरह से गिफ्ट किया था, जिसमें ये लोग रह रहे थे। और यहाँ तक कि वेवोशन ने इनका सारा ख्याल रखते हुए कि जैसे शिचन प्रेग्नेंट है तो उनसे काम ज़्यादा नहीं करवाया जाए, तो उन्होंने, वेवोशन ने, जिस नैनी ने उसे पाला था, जिस ग्रैनी की वो बहुत रिस्पेक्ट करता था, वो उसने शिचन के लिए यहाँ पर अपॉइंट कर दी थी, जो कि एक गेर थी। और उनकी एक क्यूट सी बड़ी प्यारी सी नीज़ भी थी और उस नीज़ को भी इसने अपॉइंट करा दिया था, जो कि आगे चल के शिचन और वांगजी की चीज़ों में मदद भी कर सकते हैं। ये लोग दोनों भाई गेर थे, इसलिए इन लोगों के लिए गेर ही रखा गया, कोई मेल को नहीं डाला गया। वरना ऐसा हो सकता है कि कोई मेल इन 2 भाई जो कि ऑलरेडी अकेले रहते हैं, जिनके पेरेंट्स भी नहीं, उसका कोई फ़ायदा ना उठा ले। इसलिए वेवोशन ने अपनी ही बिल्कुल ट्रस्टेबल पर्सन को यहाँ पर रखा था, जो कि शिचन की मदद भी कर देंगी। ग्रैनी यहाँ पर सारे घर का काम भी संभाल लेंगी और जो वो यंग उनकी नी थी वो भी सारा काम संभाल लेंगी और सारे मिलकर यहाँ पर शिचन को थोड़ा सा आराम देंगे। यहाँ पर ये लोग अफोर्ड तो नहीं कर सकते थे किसी भी चीज़ को, और वेवोशन ने सीधा कहा था कि ये सारी चीज़ें तब तक हैं जब तक यहाँ पर शिचन के बच्चे नहीं हो जाते। हालांकि वो सोच रहा था कि दोनों भाइयों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो आगे भी कंटिन्यू करेगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए दिल रखने के लिए वो यही कह देता है कि ये मैंने शिचन की प्रेगनेंसी स्मूथली चली जाए, इसके लिए आप लोगों के लिए सहूलियतें दी थी। रूम इतने बड़े बड़े, इतने अच्छे अच्छे थे। वांगची के रूम में स्टडी टेबल भी लगा हुआ था, अगर वो कुछ पढ़ना चाहे वो भी कर सकता है। इतना स्पेस अवेलेबल था कि अगर वो अपनी डांस की प्रैक्टिस भी करना चाहे तो साइड में वो कर सकता है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा उसका रूम था। रूम से बाहर बालकनी थी, बालकनी से बाहर का जो व्यू था वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। यहाँ पर जो वेवोशन होता है उसने ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी थी जो उसके और लवांगची के, मतलब लवांगची और जो शिचन है उन्हें उसने सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई, ताकि वांगजी को इतनी सहूलियत मिले कि वो अपनी बाकी की पढ़ाई आराम से कर सके। एक नौकर अवेलेबल था, क्योंकि वो ये चीज़ जानता था कि जिस गरीबी से वो लोग आए हैं वहाँ पर उन लोगों के लिए उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ डिफ़िकल्ट थी। और ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर 2 लोग जिनके पेरेंट्स भी उनके साथ नहीं रहते, जिनके पेरेंट्स भी उनका साथ नहीं देते और जिनके पेरेंट्स हैं ही नहीं, ऐसे 2 भाई जो कि गैर हैं, उनका कोई फ़ायदा ना उठा ले, तो सब चीज़ों का बहुत अच्छे से इंतज़ाम किया हुआ था।
यहाँ पर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं इस नए घर की। पहले तो शिचन को आदत नहीं होती, बट यहाँ के बेड बहुत कंफर्टेबल था जिस पे वो लेट रहे थे, जिस पे बैठ रहे थे, और प्रेगनेंसी के टाइम पे उन्हें खाने पीने की हर सहूलियत यहाँ पर मौजूद थी। विंग के लिए जितनी भी ग्रॉसरी और बाकी सारा सामान आया करता था, यहाँ पे उन लोगों के लिए भी वो सारी चीज़ें आती थी। यहाँ पे विंग ने उनका जितने भी पुराने बर्तन थे वो भी पैक करवा के नीचे रखवा दिए थे। कपड़े और कुछ ऐसे जो कि आइटम्स थे जो कि बहुत महंगे थे वो उसने ऑलरेडी डेकोरेशन के लिए ऊपर भेज दिए थे, लेकिन जितना भी कबाड़ सामान था वो उसने स्टोर रूम में रखवा दिया था इन लोगों का, क्योंकि वो जानता था कि हो सकता है उस सामान से इनकी कोई अटैचमेंट या कोई पुरानी याद जुड़ी हो। लेकिन इसने यहाँ पर सारी क्रॉकरी, ग्रोसरीज बिल्कुल डिफरेंट, नई, सब चीज़ें, हर चीज़ नई थी। और फ्रिज खोलते ही जो फ्रूट ये खाना चाहे वो चीज़ इन्हें अवेलेबल मिल रही थी, क्योंकि विंग कोई छोटा मोटा नहीं था, वो अपनी वे कंपनी का CEO था। उसके नाम पर बहुत सारी चीज़ें थी और वो अपने बॉयफ्रेंड को इस तरह से रुलता हुआ नहीं देख सकता था। यहाँ पर हर घंटे शिचन के लिए कुछ खाने के लिए आता था, वांगची के लिए कुछ खाने के लिए आता था। कॉफ़ी मशीन तक थी उनके घर में कॉफ़ी बनाने के लिए, जो कि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। ऐसी चीज़ें सिर्फ महंगे महंगे घरों में ही होती थी। विभूषण यहाँ पर देखता है कि इन लोगों को 2-4 दिन में एडजस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आदत हो जाती है। इस बीच शिचन बार बार नी मिंगजू को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, पर नी मिंगजू का जो फ़ोन था वो आउट ऑफ कवरेज एरिया जा रहा था। शिचन को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। और इस बीच जो है वो जंगचा भी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट था वे कंपनी का, वे ग्रुप का, वो अपने काम में लग जाता है। और अभी फ़िलहाल उसने 2-3 दिन से इन्हें विज़िट भी नहीं किया था, हालांकि उसका अपना मूड भी थोड़ा ऑफ था। तो यहाँ पर शिचन को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थे और नी मिंगजून का फ़ोन उठा नहीं रहे थे। फाइनली जब 3-4 दिन बीत जाते हैं तो उसके बाद एक दिन नी मिंगजू का मैसेज आता है कि शिचन तुमने कॉल किया था, सॉरी मैं आउट ऑफ टाउन था इसलिए मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा था, मुझे तुम्हारी मिस कॉल अब आके शो हुई, अब मैं टाउन में आ गया हूँ। शिचन यहाँ पर कहते हैं कि मुझे तुमसे मिलकर कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। यहाँ पर नी मिंगजू कहते हैं कि क्या बात करनी है। फ़िलहाल मैं अभी बिज़ी हूँ, बट इस संडे अगर तुम फ्री होगे तो मैं तुम्हें तब टाइम दे सकता हूँ। यहाँ पर संडे का इंतज़ार शिचन करते हैं और कह देते हैं ठीक है, क्योंकि वो हफड़ा दफड़ी में बहुत सारी चीज़ें उससे नहीं बताना चाहते थे। ऐसी चीज़ें और ऐसे मामले मिलकर ही थोड़ी बातचीत की जाए वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फ़ोन पे दूसरे सामने वाले का क्या इमोशन है, क्या नहीं है, कैसा उसका मूड है, कैसा नहीं है, और कैसे हालत में, कंडीशन में वो है, क्या वो समझना भी चाहता है या उसे जो चीज़ समझ में आ रही है वो कहीं गलत तो नहीं है। ये सब देखते हुए जो हमारे शिचन थे उन्होंने एक डिसीज़न लिया कि वो संडे को उससे मिलेंगे। यहाँ पर शिचन का लटका हुआ चेहरा देख के वांगजी अक्सर उनसे पूछा करता था कि ब्रदर आप इतने सैड क्यों हैं। और जब यहाँ पर नी मिंगजू उनका फ़ोन नहीं उठा रहे थे तो वांगजी को डर लगने लगा था कि उनके भाई जो हैं वो कहीं इस वजह से डिप्रेशन में ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पर शिचन का बिल्कुल भी किसी चीज़ में मन नहीं लगता था। तो वांगजी उन्हें अक्सर टीवी चला के दे देता था, अच्छे कॉमेडी शोज़ देखने के लिए इनकरेज करता था, और अच्छे अच्छे जितने भी वीडियोस है वो अपने भाई को शेयर किया करता था, ताकि उसका भाई जो है कभी भी लो फील ना करे, उसका भाई जो है वो अपने मन को लगाए रखे, क्योंकि बच्चे की तंदुरुस्ती के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। यहाँ पर वेवोशन जो है वो अक्सर शाम को इन लोगों के पास अपनी कंपनी से काम करने के बाद आ जाता था, जिसमें शिचन अक्सर उससे पूछा करते थे कि जंगचा कैसा है, जंगचा आजकल उसे फ़ोन नहीं कर रहा और जंगचा उनसे बात भी नहीं कर रहा। तो विभूषण इधर उधर के बहाने और ये कह दिया करता था कि हाँ जंगचा जो है वो थोड़ा बिज़ी है, इसलिए शायद हो सकता है कि वो रिप्लाई ना कर रहा हो, या हो सकता है वो कहीं बिज़ी हो, क्योंकि उनकी कंपनी छोटी मोटी कंपनी नहीं है, उनकी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। और उस कंपनी के अंदर काम करना और इतनी बड़ी पोस्ट को संभालना, वो भी वाइस प्रेसिडेंट या फिर कहीं वाइस चांसलर की, वो कोई आसान हंसी खेल का काम नहीं है। शिचन जो कि बहुत ज़्यादा बोर होते थे, उन्हें लगता था कि शायद उनकी प्रेगनेंसी के चलते उन्होंने काफ़ी कुछ खो दिया। उन्होंने यहाँ पर जंगचा की प्यारी सी दोस्ती, उनका प्यारा सा जो छोटा मोटा एक सिंपल सा अफेयर कह सकते हैं वो भी खो दिया। और नी मिंगजू वो तो जैसे उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जितना कैजुअली नी मिंगजू चीज़ों को ले रहे हैं और वांगजी की तरफ देख भी नहीं रहे, वांगजी कह रही हूँ शिचन की तरफ देख भी नहीं रहे, और शिचन की उन्हें कोई परवाह भी नहीं लग रही। वहाँ शिचन के मन में अब थोड़ा सा डर बैठा जा रहा था चीज़ों को लेके कि सीन क्या होगा, कैसे वो बात करेंगे नी मिंगजू से, और नी मिंगजू ने अगर उन्हें रिजेक्ट कर दिया और इस बेबी को भी रिजेक्ट कर दिया तो फिर वो क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही एक ऐसे इंसान को ठुकरा दिया है, एक ऐसे इंसान को मना कर दिया है जो कि उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार था।
और यहाँ पर उनके दिल अब घबरा रहा था और थोड़ा थोड़ा बैठा जा रहा था। ऐसे ही पूरा टाइम निकलता है और संडे का दिन आ जाता है। शिचन काफ़ी एक्साइटेड थे। उन्होंने नी मिंगजू की फेवरेट हुडी पहनी हुई थी, जो कि नी मिंगजू को शिचन जब पहनते हैं तो बहुत क्यूट लगते हैं, और वो कहीं ना कहीं उस तरह से पहन पुन के तैयार होकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। लवांगची यहाँ पर अपने ब्रदर को ऑल दी वेरी बेस्ट विश भी करता है। और लवांगची यहाँ पर संडे का दिन था तो उसके कॉलेज की भी छुट्टी थी। वो बाकी टाइम अपना असाइनमेंट और सारे काम करने में काफ़ी बिजी था, और यहाँ पर वो अपने दोस्तों से भी अब ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था, क्योंकि यहाँ पर उसे पिक करने के लिए गाड़ी आ जाती थी। और यहाँ पर जो हमारे शिचन ग थे उन्होंने भी वे विशन की कंपनी में काम करने के लिए हाँ भर दी थी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अपना रिज़ाइन डाल दिया था। वो अब काम नहीं करना चाहते थे कॉलेज वालों के साथ। इवन वो स्विमिंग क्लासेस के लिए तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हो सकते थे। उन्हें एक ऐसा काम चाहिए था जो कि उनके बच्चे और फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा हो। यहाँ वो नी मिंगजू से जब मिलते हैं तो नी मिंगजू उनसे बड़े कैजुअल तरीके से मिल रहे थे, जैसे मानो वो नॉर्मली ही बात कर रहे हों। सारा टाइम उनका ध्यान फ़ोन पे था। यहाँ पर नी मिंगजू से मिलते हुए लिन शिचन उनसे कहते हैं कि मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। वो अपने फ़ोन में देखते देखते ही शिचन को कहते हैं, हाँ बोलो, क्या बात करनी है। तो शिचन का कहते हैं, मिंगजू तुम मेरी बात सुन भी रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है तुम पूरा टाइम फ़ोन में हो, मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है। नी मिंगजू उनकी तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं और कहते हैं, हाँ बोलो, क्या बात करनी है। यहाँ पर शिचन जो है वो अपनी टमी पे हाथ रखते हुए कहते हैं, आई एम प्रेग्नेंट, मैं तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट हूँ। नी मिंगजू ये सुनकर ज़ोर से हंस पड़ते हैं और कहते हैं, क्या कहा तुमने, प्रेग्नेंट हो? तुम मजाक कर रहे हो ना? ये बहुत अजीब मजाक था, बट अगर तुम मजाक कर रहे हो तो मैं बता दूँ, अभी फ़िलहाल मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। यहाँ पर शिचन जिनकी आंखें भर आती हैं बात सुनकर, वो नी मिंगजू से कहते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम प्रेग्नेंट। तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ? नी मिंगजू कहते हैं, शिचन मैं और तुम दोनों जानते हैं कि हम सिर्फ टाइम पास के लिए साथ थे। तुम्हें मेरे साथ चीज़ें अच्छी लगती थी और मैं सिर्फ ऐसे ही अपना मन बहलाने के लिए तुम्हारे साथ था। तुम ये बात अच्छे से जानते हो। मैंने कभी तुम्हें कोई कमिटमेंट नहीं किए, और अगर ये मेरा बेबी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नहीं पता ये मेरा है या नहीं, क्योंकि तुम किसी और के साथ भी तो रिलेशनशिप में थे, तुम उसके साथ भी फिजिकल होते थे। और अगर ये सच में मेरा बेबी है तो मैं तुम्हें एक चीज़ कहूँगा, मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। एक्चुअली पिछले 3 दिन से मैं बाहर था, तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ। तुम मिंग्याओ को जानते हो? शिचन का एकदम से दिमाग घूमता है और वो कहते हैं, मिंग्याओ? वो कहते हैं, वो जिन का नाजायज़ बेटा था। अब जिन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। जिन ग्वांगशान ने उसे एक्सेप्ट जब किया, जब उन्हें पता चला कि हम लोग जो हैं वो रिलेशनशिप में हैं, और उन्होंने अपने बेटे को एक्सेप्ट करके मेरी और उसके लिए कहीं ना कहीं उन्होंने एक एंगेजमेंट फ़िक्स की। हम लोगों ने अपनी अपनी फैमिली को मिलवाया, और इन दिनों जब मैं बाहर था तो हमने फ़ौरन में एक दूसरे के साथ रिंग एक्सचेंज कर ली है। नाउ आई एम एंगेज्ड। और रही बात, तो मिंग्याओ को पता है कि तुम और मैं इस तरह के फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाले रिलेशनशिप में थे, बट अब मैं मिंग्याओ के साथ सीरियस होना चाहता हूँ। आई लव हिम। वो भी एक गेर है और वो भी प्रेग्नेंट हो सकता है, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा से मिंग्याओ से ही प्यार करता था। शिटन, तुम मुझे देखकर फ्लर्ट मारते थे, तुम मुझे देखकर अट्रैक्ट होते थे, एंड सेम विद मी, बट मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। सो लेट्स ब्रेकअप। हाँ, मैं तुमसे और कंटिन्यू नहीं करना चाहता। ये बात सुनकर शिचन को बहुत बुरा लगता है। उनको ऐसा लगता है जैसे उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये क्या कह दिया नी मिंगजू ने? नी मिंगजू किसी और से प्यार करते हैं, और शिचन ने तो उनके लिए जंगछा को ठुकरा दिया, और नी मिंगजू यहाँ पर कह रहे हैं कि वो इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। शिचन रोते रोते कहते हैं, मिंगजू मजाक मत करो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं इस बच्चे का क्या करूँ? नी मिंगजू हंसते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल दूँगा, अबॉर्ट करा दो। और वैसे भी तुम्हें क्या ज़रूरत है इस बच्चे की? तुम खुद भी जानते हो कि तुम खुद को कैसे पाल रहे हो, इसका खर्चा कैसे उठाओगे? और वैसे भी तुम यंग हो, तुम्हें एक अच्छा पार्टनर मिल जाएगा। गो गेट योर लाइफ, एन्जॉय योर लाइफ, नो नीड टू स्पॉइल एनीथिंग। हाँ, फ़न करो, मस्ती करो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। क्यों ये बच्चे करके अपनी ज़िंदगी को तबाह करना चाहते हो? तुम अभी बहुत यंग हो, मैं तुमसे सीनियर हूँ, बट मिंग्याओ मुझे अच्छा मिल गया है, मैं मिंग्याओ के साथ रहना चाहता हूँ।
एंड यू नो मिंगिया को मेरे पास से कोई प्रॉब्लम नहीं, आई लव हिम, आई लाइक हिम, और मैं उसी से ही शादी करना चाहता हूँ। यहाँ पर ये बात कहकर नी मिंगजू वहाँ से उठ के चले जाते हैं और वो रास्ते में बुलाकर वेटर को जो भी उनका खर्चा था, पैसे थे, वो देते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पर शिचन एकदम से हैरान हो जाता है। शिचन के पास वेटर आता है और पूछता है कि आपको कुछ खाना है, क्या आपको कुछ चाहिए? अगर नहीं चाहिए तो क्या आप ये टेबल खाली कर सकते हैं? एक्चुअली कैफ़े में आज काफ़ी भीड़ है। शिचन वहाँ पर खड़े होते हैं, अपना सामान समेटते हैं और वहाँ से चल जाते हैं। उनके कदम इतने धीरे धीरे थे कि मानो जैसे पूरी दुनिया बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड मूव कर रही है और उनके कदम बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कुछ सेकंड के अंदर अंदर उनकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई है, उनकी पूरी ज़िंदगी उनके पैरों के नीचे कुचल गई है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान से शादी करने के लिए उन्होंने जंगछा को रिजेक्ट किया, वो इंसान उनके मुंह पर उन्हें रिजेक्ट करके किसी और से प्यार करता है ये बोलकर चला जाएगा। एंड दिस इज़ योर कर्मा। जैसे आपने जंगछा को फील कराया, सेम चीज़ें आज शिचन फील कर रहे थे। नी मिंगजू ने यहाँ तक कह दिया कि जाओ अपनी ज़िंदगी जियो और उसके अलावा इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दो। और ये बात सुन के तो जैसे मानो शिचन को अंदर से घुटन हो रही थी, उसे सांस भी नहीं आ रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि ये वही नी मिंगजू है जिसके पीछे ये पागल पागल फिरता होता था, ये जिसे देखकर इसे अलग सी फीलिंग आती थी, जिसे देखकर इसे बहुत अच्छा लगता था, जिसे ये एडमायर करता था। वो इंसान आज इसके मुँह पे ये बोल गया कि भाई साहब आप साइड हो जाइए, आई डोंट नीड यू। और ये मतलब कहीं ना कहीं उसे हज़म नहीं हो रही थी, उसे अच्छी लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि ये तो उसके मुंह पे तमाचा है। बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए जैसे तैसे करके शिचन जो है वो एक पार्क में जाते हैं। वो पार्क में एक बेंच पे बैठते हैं और वो पार्क पे जैसे ही बेंच पे बैठते हैं वो अपने आसपास के सराउंडिंग को जैसे भूल ही गए थे। वो अपने पेट पे हाथ रखते हैं और ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। मतलब इतना दिल दहला देने वाला वो रोते हैं कि उनको ऐसा लग रहा था जैसे अब वो पीछे मुड़कर नहीं देख सकते, सामने नहीं देख सकते। उन्होंने अपने फ्यूचर पे खुद लात मार दी। और ठीक है, किसी के साथ रोमांस करना, फिज़िकल होना इज़ डिफरेंट थिंग, बट आपने अपनी पूरी ज़िंदगी अगर किसी के साथ प्लान की है, किसी के साथ रहना चाहते हो, स्टार्टिंग में अगर नी मिंगजू से प्यार नहीं करते थे तो काश क्लियर बोल देते, जैसे उन्होंने जंगछा को क्लियर बोला हुआ था। नी मिंगजू उसकी फीलिंग्स के साथ खेलते रहे, उसके साथ टाइम पास करते रहे, फिज़िकल रिलेशनशिप बनाते रहे और कभी मिंगियाओ के बारे में शिचन से जिक्र भी नहीं किया। शिचन को आज ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनकी फीलिंग्स के साथ खेल दिया है। एटलीस्ट वो जैसे भी रहे, उन्होंने जंगछा को हमेशा सच बताया, जंगछा से कुछ भी नहीं छुपाया। और यहाँ पर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे ना किस्मत ने उनके मुंह पर एक तमाचा मारा है। सबसे बड़ा तमाचा तो पहले उन्हें अनाथ करके मारा था, दूसरा तमाचा उनकी गरीबी ने उनके मुंह पे मारा था, और आज तीसरा तमाचा उस इंसान ने उनके मुंह पे मारा है जो कि उनसे प्यार नहीं करता, उसके साथ खेल गया, उसके दिल के साथ खेल गया। और लिटरली ना उनका घर जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। वो बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं और वहाँ बैठे रहते हैं बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह। यहाँ पर वांगची जो था वो शाम को वेवुशन के साथ डेट पे जाता है, घूम फिर के घर आ जाता है, लेकिन वो देखता है घर पे अभी भी उसके ब्रदर नहीं आए। अब वांगची को यहाँ पैनिक फील होना शुरू होता है और वो वेवुशन को फ़ोन करके कहता है कि ब्रदर नी मिंगजू से मिलने गए थे, वो अभी तक नहीं आए। यहाँ पर वांगची को एक चीज़ पता थी कि नी मिंगजू नी हसिंग के ब्रदर हैं, तो वो नी हसिंग को फ़ोन करके पूछता है। नी हसिंग कहता है कि उसके ब्रदर तो बहुत पहले ही आ चुके हैं और वैसे भी उसके जो ब्रदर हैं ना वो अपने फियांसे मिंगियाओ के साथ बाहर गए हैं। जैसे वो ये बात बताता है ना, वांगची के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि उसके ब्रदर तो आज कन्फेशन करने गए थे। और यहाँ पर उसे पता चल रहा है कि जो नी मिंगजू के ब्रदर हैं उनका ऑलरेडी एक फियांसे है। अब वो समझ आता है और वो विंग को फ़ोन करके कहता है कि जल्द से जल्द ब्रदर को ढूंढो। विंग, मुझे ब्रदर की चिंता हो रही है। विंग पूछता है क्यों? तो वांगची उसे बताता है कि उसके ब्रदर आज नी मिंगजू से कन्फेशन करने गए थे और नी मिंगजू ने यहाँ पर उसके ब्रदर का ज़रूर दिल तोड़ दिया होगा। उसके ब्रदर का फ़ोन नहीं लग रहा, उसके ब्रदर घर नहीं आए हैं और अभी उसे पता चला कि उसके ब्रदर जिस इंसान से कन्फेशन करने गए थे वो ऑलरेडी अंगेज्ड है। ये सुनने के बाद तो विंग के भी होश उड़ जाते हैं और विंग यहाँ पर जंगछा को फ़ोन करके कहता है कि तुम जहाँ जहाँ भी सोच सकते हो कि शिचन जा सकता है, फटाफट वहाँ ढूंढो, पूरी जान लगा दो। मुझे डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो वो प्रेग्नेंट है, वो खुद को कुछ कर बैठे। और वो जंगछा को भी बताते हैं कि इस तरह से यहाँ पर शिचन का दिल टूटा है। जंगछा,
अब ये फ़ोन सुन के तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है और वो भी यहाँ पर शिचन को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। और यहाँ पर ये लोग अपनी जितनी भी सिक्योरिटी टीम थी उसे भी बोल देते हैं और पुलिस में भी इन्फॉर्म कर देते हैं। और गाइस देखते हैं आने वाले टाइम में कि शिचन कहीं खुद को इस जल्दबाजी में कुछ कर तो नहीं लेंगे और या फिर वो घर लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, कहीं ऐसे में वो कुछ गलत कदम तो नहीं उठा लेंगे। देखते हैं अपने अगले एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।